सो इन टुडेज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम स्टेटमेंट बेसिकली, क्योंकि अभी हमारे बोर्ड की वजह से थोड़े सिलेबस के अंदर चेंज आया है ना। तो कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, कुछ चीज़ों को अभी भी रखा गया है। तो जो जो चीज़ें हटा दी गई हैं है ना, उनको हम अभी एक्सक्लूड करेंगे और उनको नए वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें अभी भी हैं उनको तो हम इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन, तो उसकी एप्लीकेशन में हमारे पास है फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर एंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। फील्ड ड्यू टू स्फीयर्स, दोनों टाइप के स्फीयर्स, चाहे वो हॉलो है या सॉलिड है, दोनों टाइप के स्फीयर्स में जैसे कि हमारे पास पहले था, लेकिन अभी हम बोर्ड ने सिलेबस को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए इन दोनों चीज़ों को हटा दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग, now just to motivate me, okay, everyone needs a motivation, okay, just to motivate me, subscribe me my channel and if you like it, पूरा देखिए, अच्छा लगे like it, और थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगे then share it. So let's start now, okay. तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जिसको अगर हम सिंबलाइज करना चाहें तो हम उसको सिंबलाइज कर सकते हैं 5e से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर डिफाइन करेंगे तो 5e से भी कर सकते हैं, किसी बुक में सिर्फ 5e से ही भी डिनोट किया हुआ है ना। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। सो सपोज यू आर हैविंग एन एरिया। अब देखो, वो एरिया फ्लैट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है और इर्रेगुलर कर्व्ड भी हो सकती है ना। तो अगर हमारे पास एक, मान लीजिए फ्लैट एरिया है ना, जस्ट लाइक दिस बोर्ड, और हमारे पास यहाँ एक चार्ज है, तो इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस चारों डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में हो, कुछ फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन से भी पास हो रही है, तो that number of field lines which are passing through this area will be the number of flux through this area over this area. अब अगर हमारे पास एक, मान लीजिए स्फीयर होता और उसके सेंटर पे चार्ज, या सेंटर से कहीं और थोड़ा सा एक चार्ज हमारे पास अगर एक रखा होगा, और क्योंकि हमारे पास एक कर्व सरफेस है, और अगर हम चाहें उसको बहुत छोटा सा एक एलिमेंट्री पोर्शन निकाल लें, और उसके बाद हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं उस फ्लैट सरफेस से, अगर हम वो ये पता कर सकें, तो हम पाएंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, मान लीजिए उसको थोड़ा बड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाते हैं ना। सो लेट अस से ABCD इज अवर फ्लैट, दिस है ना, एक हमारे पास फ्लैट पोर्शन है ना। अब इस तरफ से आने वाली फील्ड लाइंस मेरी डायरेक्शन में, सो ये इसको नॉर्मली क्रॉस करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक कंसेप्ट और है, और वो कंसेप्ट है एरिया वेक्टर। अच्छा, एरिया तो ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर वेक्टर क्या करेगा इसके साथ? अच्छा, एरिया वैसे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम किसी जगह पर कहीं कहीं हम एरिया को एज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी हम ट्रीट करते हैं। ओके, अगर वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उस एरिया की, सपोज दिस इज योर एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन इसका नॉर्मल हमको बताएगा। सो सपोज दिस इज योर एरिया, देन द नॉर्मल इन आउटवर्ड डायरेक्शन विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया एलिमेंट। सो इफ दिस इज अवर एरिया एंड दिस इज द नॉर्मल ऑफ दैट एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो हम पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या है? तो 0 डिग्री। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी और एंगल से आए, ऐसे जस्ट लाइक इन दिस, एरिया तो अभी भी ऐसे ही है, नॉर्मल उसका अभी भी ऐसे ही है, बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं, तो इस बार ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। तो हमने जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया विल बी del phi will be equals to E ds or delta s cos theta, and that will be your electric flux. अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स
अगर हमारे पास एक होल सरफेस होता तो हम कैसे निकालते? फिर हम मदद लेते अपने सेकंड टॉपिक। हमने पहले पढ़ा कि भाई हमारे पास जो हमें डील करना है वो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स है। पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे हमने डील कर दिया और पता कर दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो अब आई बात गॉस थ्योरम की, है ना। तो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अगेन मैग्नेटिज्म में भी हमको देखने को मिलेगी। सो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको किसी एक चार्ज की वजह से या कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से अगर उसके चारों तरफ किसी एक पॉइंट पर या एरिया एलिमेंट पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, या उसके चारों तरफ आपको टोटल, अगर आपने कोई सरफेस चूज किया तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आपको निकालनी है, तो गॉस थ्योरम कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स the charge, whatever charge q, capital Q, small q, whatever charge is enclosed inside that surface। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा। अच्छा, उससे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पीछे निकाला कितना था, दैट वाज ईडीएस, और या टोटल हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन की मदद से दैट वाज ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और टोटल पूरे सरफेस पर अगर आप क्लोज सरफेस पे निकालेंगे तो दैट विल बी ईडीएस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस और ईडीएस कॉस थीटा। ओके, नाउ अब आपको गॉस थ्योरम क्या कहती है कि वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपने यहां निकाला था, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इतना जरूरत नहीं है हम उसको ई निकालें, डीएस निकालें, एंगल निकालें, कुछ मत निकालें। आप सिर्फ हमको चार्ज दे दीजिए और हम बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है। Now the value of epsilon naught is already known, that is 8.85 10 to the minus 12. So that is already known. Give me the charge and I will tell you how much electric flux is available. Okay, due to that particular charge which is enclosed inside the surface. Okay, so this is how the Gauss theorem helps you. अच्छा, Gauss theorem कैसे मदद करेगी? मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो आप बड़ी आसानी से उसके चारों तरफ एक सरफेस चूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सरफेस, एंड दैट विल बी अ स्फीयर। अच्छा, गॉस थ्योरम ये और मदद करते हैं। गॉस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के लिए और स्पेशली मैथ्स के लिए। और किस चीज के लिए है? गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? आप गॉसियन सरफेस कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको आप रियल सरफेस ही बना सकते हैं बाद में, इमेजिनरी सरफेस है जो किसी चार्ज बॉडी या आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, है ना। एक चार्ज के लिए एक यूनिफॉर्म सरफेस अगर आप चूज करना चाहे एक पॉइंट चार्ज के लिए, तो बेटर होगा एक क्यूब ना चूज करके हम एक स्फीयर चूज करें। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन होता चार्ज का, सपोज वी वर हैविंग अ लाइन और एक लाइन चार्ज, एक हमारे पास वायर अवेलेबल है और उस वायर पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तब हम कैसा, और ये इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, तब आप कैसा गॉसियन सरफेस चूज करने वाले हैं? क्योंकि आप स्फेरिकल करेंगे या क्यूबिकल करेंगे या कोई और टाइप का करेंगे। अगर आपके पास वो वायर ना होकर एक शीट है, इनफाइनाइट लेंथ वाली शीट जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब आप उस पर कैसा गॉसियन सरफेस होगा जो आपकी मदद करेगा? तो वो हम गॉसियन थ्योरम की हम जो एप्लीकेशंस है हमारे पास वो हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट बिकॉज ऑफ थिन स्ट्रेट इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर and because of a uniformly charged infinite sheet. Okay, तो अब हमारे पास जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास अगर एक वायर होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके लिए हमें मदद करती है गॉस थ्योरम।
तो पहली एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम की है वो है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है और उस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कि चार्ज बाय लेंथ हमेशा कांस्टेंट है। ओके, सो चार्ज बाय लेंथ इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस, जैसा आपको बोला कि हम एक गॉसियन सरफेस चूज करने वाले हैं। तो इसके चारों तरफ जो हमें एक यूनिफॉर्म गॉसियन सरफेस देखने को मिल सकता है वो है एक सिलेंडर। ओके, सो लेट अस चूज अ सिलेंड्रिकल सरफेस अराउंड दिस। हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस चूज कर लेते हैं और उस सिलेंड्रिकल सरफेस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, नाउ इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ को हम मान लेते हैं कि ये लेंथ L वाला है। अब आप चाहे तो L वो आपकी 100 मीटर 200 मीटर डिपेंड, आप कितनी की लेंथ उसको यूज कर सकते हैं। और इसका रेडियस जो है वो आपने R रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड L लेंथ ऑफ द सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सरफेस। अब इस सिलेंडर के पास तीन सरफेस अवेलेबल है। कौन से? एक इसका कर्व सरफेस, सिलेंडर वायर, इसकी चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस। ठीक, तो हमारे पास इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए क्या अवेलेबल है? एक कर्व सरफेस, उसके बाद दो फ्लैट सरफेस। ओके, तो इस कर्व सरफेस का अगर किसी भी पॉइंट पर सपोज आप एक छोटा एलिमेंट एरिया ds वाला ले लिया, तो इसके लिए आप पाएंगे कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड हर जगह आउटवर्ड। ऐसे ही यहाँ भी एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, एरिया वेक्टर। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज वायर, दैट विल आल्सो बी रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, अब इस कर्व सरफेस के लिए अगर हम देखें तो हम पाएंगे, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस कर्व सरफेस पर हर जगह सेम होने वाली है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है R पे, और ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है ना, ये सेम है ना, ये बदल रहेगा, यूनिफॉर्म सिलेंडर है ना। सो रेडियस इज सेम, सो देयरफॉर ऑन कर्व सरफेस एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम। सो E at every point on the curved surface of the cylinder is same just because R is same, radius is same. तो अब angle between, now see on curved surface angle between E and N कितना है? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल आपको 0 मिलेगा। अब पीछे हमने पढ़ा था फ्लक्स, जब हमने निकाला कि फाई जो है वो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds के बराबर है। अगर वो ऐसा है तो E डॉट ds is cos 90, so E ds. Now what is the surface area of a cylinder, closed curved surface area of cylinder? That is 2 pi r h. H यहाँ पर लेंथ है, आप इसको L लिख सकते हैं। So E into 2 pi r. That is you have got electric flux due to this electric flux over the curved surface. अब electric flux over these plane surface, flat surfaces अगर हम निकालें तो कितना आएगा? अब देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन देम इज 0, ओ सॉरी 90, यहाँ पे 90। ओके, अगर ये 90 है so cos 90 will make the electric flux passing through this to be 0। अगर वो 0 बना देगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। तो तीनों फ्लक्स को हमने ये ऐड कर दिया तो you will get that 0। ओके, same will be equals to phi E3. So this is plus phi E3 and that is into 2 pi r plus 0 plus 0. Okay, so net flux passing through net flux over the this Gaussian surface, that is cylindrical surface which we have chosen, is E into 2 pi r L। पर गॉस थ्योरम में कहती है
गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम ये कहती है कि इलेक्ट्रिक किसी भी उससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगी। दिस इज योर गॉस थ्योरम। तो अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करें, सो पाई गॉस थ्योरम, so Gauss theorem says that flux will be equals to Q by epsilon. Now the flux which we have calculated is E into 2 pi r. So E times 2 pi r l will give you Q by epsilon. So what will be the electric field intensity due to this wire? मीटर कितना आया? 1/2 pi r l times Q by epsilon naught. So you will be having 1/2 pi r epsilon naught into Q by l. अच्छा Q by l क्या है? ये आपको सबसे पहले बताया, चार्ज डेंसिटी है ना. So this can be written as, now this term is charge, linear charge density, linear charge density. और linear charge density को हम दिखाते हैं लैम्डा से. So E will be equals to 1/2 pi r epsilon into lambda. Okay. So this will be your electric field intensity due to a thin, infinitely long, uniformly charged straight wire. Okay. Now, अब देखो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई. Constant, 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 and Q by L will also remain constant, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है. तो क्या हुआ कि E डिपेंड करेगा भाई आपका R पे. अब देखो अलग अलग चीज, जब हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला तो क्या पता चला कि E 1/r² के प्रोपोर्शनल है. फिर हमने डायपोल की वजह से निकाला तो पता चला E 1/r³ के प्रोपोर्शनल है. फिर हम एक वायर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, एक चार्ज वायर की वजह से निकालते तो पता चला कि E 1/r के प्रोपोर्शनल है ना. तो अगर लैम्डा की वैल्यू, ओके, if lambda can be greater than 0 and lambda can also be smaller than 0. Okay. Now smaller greater से मतलब क्या है कि वो डिपेंड कर सकते हैं भाई चार्ज नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा या पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. So if lambda is greater than 0, that E will be radially outward. Okay. Radially out, and this will be radially in. So keep this thing in your mind. Okay. So E by R was not visible, so I can write it here. E proportional to 1/r. So now तो देख रहे होगा लेकिन दिखाई नहीं दिया होगा, पर चलिए देखिए. Okay. So E is proportional to 1/r. So second is कि अगर हमारे पास एक शीट होती है ना, एक यूनिफॉर्मली चार्ज, अगर हमारे पास एक इन्फिनिट लेंथ वाली अगर हमारे पास एक शीट है तो उसकी वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमको फाइंड. फिर से हमें गॉस थ्योरम मदद करने वाली है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. नाउ लेट अस से दिस इज अवर शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. ऐसे रखो. Now we will imagine a cylinder piercing out this, इसको चीरते हुए ऐसे जाए, है ना, जिसकी थिकनेस ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds है. दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ds. अब देखो इसके पास फिर से 3 सरफेस, और उन तीनों सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के लिए ऐसे आउटवर्ड और प्लेन सरफेसेस के लिए ऐसे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बार कैसी होगी?
की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी दिस डायरेक्शन, विल बी दिस दैट डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन in case of these plane surfaces they are parallel, in case of this surface it is at angle 90. Okay, now let us consider this much area of the cylinder to be ds area of cross section of the cylinder. और उस सिलेंडर की इस शीट की तरफ है ना, इसकी टोटल लेंथ अगर 2l है तो l इस तरफ और l इस तरफ कंसिडर कर सकते हैं, है ना. l एंड l हम टोटल. अब देखो फ्लक्स हम कहाँ पर 3 पॉइंट्स पे हमने निकाला फ्लक्स एंड एट p q एंड ऑन द कर्व सरफेस. सो एट q हमने निकाला तो वो eds cos एंगल 0. नाउ एट बिकॉज ऑफ p eds देन अगेन एंगल 0 eds. कर्व सरफेस पर एंगल 90 और इसकी वजह से वो वैल्यू से टोटल सरफेस पूरे एंटायर सरफेस की वजह से टोटल नेट फ्लक्स ओवर द एंटायर सरफेस दैट विल बी एडिशन ऑफ दीस थिंग, सो दैट विल बी 2 टाइम्स eds. ये तो हमारा निकल आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन फिर हमें गॉस थ्योरम मदद करने वाली है दोबारा से, है ना. अब गॉस थ्योरम कैसे मदद करेगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट के. नाउ दैट phi e हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2 टाइम्स eds एंड दिस q बाई एप्सिलॉन. वैल्यू ऑफ e वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस तरफ ले जाइए, मैथमेटिकल ऑपरेशन है. नाउ दिस q बाई ds चार्ज बाई लेंथ दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें पता चला दैट दिस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट. सो E इज इक्वल्स टू 2 बाई सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो हमें भाई चार्ज डेंसिटी दे दीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी शीट की वजह से वो हम निकाल पाएंगे. सो तो अगर उसी की जगह है ना जो हमने अभी शीट पढ़ी, उस शीट की जगह अगर हमारे पास वो थिन शीट की जगह अगर एक शीट होती जिसकी थिकनेस हमारे पास है ना, थोड़ी मोटी शीट अगर होती तो क्या होता. इस शीट, सपोज दिस इज आवर शीट, तो इसकी वजह से इस साइड की वजह से प्लस क्यू चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड भी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड भी है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ E, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ E नेट विल बी सम ऑफ दीज टू, एंड सो E विल बी sigma by 2 times epsilon naught plus sigma upon 2 times epsilon naught, and that E will be sigma by epsilon naught. अगर if sheet has some finite thickness, okay, if sheet has some finite thickness, then electric field intensity due to that sheet will be sigma by epsilon naught.